तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ऑक्शन हॉल में युवा सिख के ट्रू डिसाइपल मिंग शाओबाई ने फैंग खान को ट्रेजर बाय करने में काफी तगड़ी टक्कर दी, लेकिन स्टार सिख के जिंगयुन की मदद से फैंग खान सारे ट्रेजर्स परचेस कर लेता है और इसी बात से मिंग शाओबाई ऑफेंड होकर फैंग खान से बदला लेने पहुंच गया। वो फैंग खान को ड्यूल के लिए चैलेंज करता है, तो फैंग खान ने भी मजबूर होकर उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद इन दोनों में एक जबरदस्त मुकाबला हुआ जिसमें फैंग खान ने शाओबाई को काफी तगड़ी टक्कर दी। साथियों से पता चला कि शाओबाई एंशिएंट सोर्ड सेक की लाइफलेस सोर्ड स्टाइल को मास्टर कर चुका, जो कि डेथ एनर्जी को रिलीज कर सकती। तो फैंग खान ने वर्ड ट्री की लाइफ एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इस बंदे को सरप्राइज कर दिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें युवा सेक्ट का एक पिक दिखाया गया, जहां पर सभी एल्डर्स की मीटिंग चल रही थी। ये लोग उसी सोर्ड स्टाइल का जिक्र कर रहे थे जो कि एंशिएंट सोर्ड सेक्ट से बिलोंग करती है, और इसी लाइफलेस सोर्ड स्टाइल को मिंग शाओबाई ने मास्टर किया था। एल्डर जिन बता रहे थे कि लाइफलेस सोर्ड स्टाइल को एक टैलेंटेड बंदा ही मास्टर कर सकता, और जिसने भी इसे मास्टर किया वो हेवन तक को भी शेक कर सकता। वैसे तो एंशिएंट सोर्ड सेक्ट काफी ज्यादा पावरफुल था, मगर उनकी सोर्ड स्टाइल हेवन के खिलाफ थी, जिसके चलते फाइनली उनका अंत हो गया। हेवन उस पावर को कभी भी पनपने नहीं देता जो कि उसके खिलाफ हो, और इसी वजह से एंशिएंट सोर्ड सेक्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, मगर उनका इनहेरिटेंस अभी भी इस दुनिया में मौजूद था। और किस्मत का खेल देखो, वही इनहेरिटेंस हमारे मिंग शाओबाई को हासिल हुआ, जिस पर एल्डर टियानशिंग कहने लगे कि इमॉर्टैलिटी की पाथ काफी ज्यादा खतरनाक है। इस पर अगर तुम्हें चलना है तो तुम्हें ढेर सारे ट्रेजर्स की जरूरत पड़ेगी। एक छोटा सा इनहेरिटेंस भी तुम्हारी डेस्टिनी को तय कर सकता। इनफैक्ट कुछ फॉर्चून्स तो अपने मालिक को खुद चुनते हैं, जिस पर दूसरे एल्डर कहने लगे कि मिंग शाओबाई और फैंग खान दोनों भी काफी ज्यादा किस्मत वाले हैं। इन दोनों को भी अपनी कल्टीवेशन जर्नी में बहुत ही स्पेशल इनहेरिटेंस हासिल हुए। मिंग शाओबाई को मिली एंशिएंट सोर्ड सेक की लाइफलेस सोर्ड स्टाइल, और वहीं पर फैंग खान को मिला डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर। मैं तो माउंटेन एंड रिवर कंपटीशन में इन दोनों का मुकाबला देखने के लिए काफी ज्यादा बेकरार हूँ। स्पेशली मैं फैंग खान की स्किल्स को देखना चाहता हूँ। उस बंदे ने हाल ही में कल्टीवेशन की शुरुआत की, लेकिन वो बड़ी ही तेजी के साथ उसमें आगे बढ़ रहा है। क्या पता वो मिंग शाओबाई को भी पीछे छोड़ दे। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम फैंग खान और मिंग शाओबाई को देख पाते हैं, जो कि एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। इधर एल्डर बता रहे थे कि फैंग खान की डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर डैमेज्ड है। अगर फैंग खान उसे समय रहते रिपेयर नहीं कर पाया तो फिर वो उस पावरफुल ट्रेजर का पूरा फायदा नहीं उठा सकता। जो सुनते साथ ही सेक्ट लीडर फेंग बायू हंसने लगे। वो कहते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, उन दोनों में से जो भी जल्दी प्रोग्रेस करेगा वही आगे बढ़ेगा। इधर शाओबाई फैंग खान से कहने लगा कि तुमने पूरे सेक्ट में नेसेंट सोल पिल्स बांटना शुरू कर दी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सेक्ट लीडर की पोजीशन को हथियाना चाहते हो। ऐसे हथकंडे तो सिर्फ वही बंदा कर सकता है जिसे किसी न किसी चीज का लालच हो। तो फैंग खान उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि हमारे युवा सेक्ट में जितने भी ट्रू डिसाइपल्स हैं, उन सभी को सेक्ट लीडर की पोजीशन के लिए अपनी किस्मत आजमाने का अधिकार है। हमारा सेक्ट भी इसके लिए मना नहीं करता। तो अगर मैं डिसाइपल्स पर फेवर करके अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ तो इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर बात तुम्हारी की जाए तो तुम डिसाइपल्स का दिल जीतना नहीं जानते, तुम्हें तो बस उन्हें हरा कर अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश करनी है। और तुम मेरे साथ भी यही करना चाहते हो ताकि मैं तुम्हारे सामने सरेंडर कर दूं। तो मिंग शाओबाई उससे कहने लगा कि अगर आज मैंने तुम्हें यहाँ पर हरा भी दिया तो भी ये बात किसी को पता नहीं चलेगी, और इसी वजह से मैं तुम्हें पूरी की पूरी युवा सेक्ट के सामने हराना चाहता हूँ, ताकि सबको पता चले कि फैंग खान कोई तीसमार खान नहीं बल्कि एक लूजर है। और तुम्हारे हार की शुरुआत आज यही से होगी। आज मैं तुम्हारे दिल में एक हार का बीज बोने वाला हूँ, जो आगे चलकर तुम्हें हमेशा हॉन्ट करेगा। और फिर एक ही सेकंड में इन दोनों ने एक दूसरे पर पाम अटैक हिट किए। बल यहाँ पर शाओबाई ने अपनी सबसे स्पेशल टेक्निक का यूज किया था। इसे लाइफलेस इल्यूजन कहा जाता था, और उसके ऐसा करते साथ ही फैंग खान को इल्यूजन्स दिखना शुरू हो गए। जैसे उसने अपनी आंखें खोली वो अपने रीइंकार्नेशन पिक पर पहुंच चुका था। फैंग खान को समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक से शाओबाई के पास से अपने घर कैसे पहुंच गया, और उतने में ही फैंग खान की दो शुई उससे मिलने पहुंच गई। वो फैंग खान से कह रही थी कि मैंने पूरे सेक्ट में बता दिया कि तुम सबसे बेहतरीन नेसेंट सोल पिल्स को रिफाइन कर सकते हो। सभी डिसाइपल्स तो तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। इनफैक्ट कई सारे लोग तुमसे मिलने आए हैं। जिस पर फैंग खान कहने लगा कि ये सब तो तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ। मगर उसी वक्त फैंग खान को याद आया
लगा कि ये सारी बातें तो वो पहले भी शुई के साथ कर चुका है, मगर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर उन डिसाइपल से मिलने के लिए निकल पड़ा। वहीं पर शुई उससे कह रही थी कि मैं काफी ज्यादा अमेजिंग हूँ, और उतने में फैंग खान पर पीछे से अटैक हो जाता है। फैंग खान ने देखा कि शुई ने अपनी तलवार सीधे उसके सीने के आर पार घुसा दी है, जिसके चलते फैंग खान घायल होकर नीचे गिर गया। शुई उससे कह रही थी कि तुम्हें तो लोगों ने बेवजह ही अपने सिर पर चढ़ा के रखा, तुम किसी काम के नहीं हो सकते, तुम तो बस एक लूजर हो। और उतने में फैंग खान एक और इल्यूजन में फंस जाता है। उसने देखा कि उसकी इंजरीज तो पूरी तरह से हील हो गई, मानो शुई ने उस पर अटैक किया ही नहीं था। मगर अब उसके सामने थी शाओलिंग, जिसे एक बड़े से डिमोनिक हैंड में स्टैब करके रखा था। अपनी दोस्त को ऐसी मुसीबत में देखते साथ ही फैंग खान तो काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो शाओलिंग से कहने लगा कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हें आजाद कर देता हूँ। और अब फैंग खान अपनी एनर्जी की मदद से उस तलवार को हटाकर शाओलिंग को आजाद कर चुका। वो उससे पूछता है कि शाओलिंग तुम यहाँ पर कैसे आ गई, बताओ तुम पर हमला किसने किया था। जिस पर शाओलिंग कहती है फैंग खान तुम्हें देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी मिली, सच बताओ तो मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया था। अब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो क्यों ना मेरे हाथों मारे जाओ। और इतना कहते साथ ही शाओलिंग ने उसी डिमोनिक हैंड का इस्तेमाल करते हुए फैंग खान पर हमला कर दिया। अब थोड़ी देर में जब फैंग खान ने अपनी आंखें खोली, उसे अपने सामने सीनियर किंग शुई नजर आती है। किंग शुई उससे कहने लगी कि फैंग खान क्या तुम भूल गए कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ तुम्हारी सीनियर, मेरे ही सपोर्ट की वजह से तुम यहाँ तक पहुँच पाए। और उतने में फैंग खान को यान भी नजर आने लगा। वो फैंग खान को बता रहा था कि ये सब इल्यूजन है, तुम्हें जल्दी से होश में आना पड़ेगा। मेंग शाओबाई ने तुम्हें अपने लाइफलेस सोर्ड स्टाइल के अंदर कैद किया है। हालांकि वहाँ पर एक बैरियर सेटअप होने की वजह से यान फैंग खान के पास नहीं जा पा रहा था। और उतने में किंग शुई यान से कहती कि तुम एक ईवल ट्रेजर हो, तुमने हमेशा फैंग खान के लिए बस मुश्किलें खड़ी की, तुम्हारे जैसे आर्टिफैक्ट बस खुद के फायदे के लिए ही अपने मास्टर का इस्तेमाल करते, इसलिए मैं तुम्हें अभी के अभी खत्म कर दूंगी। और इतना कहते साथ ही किंग शुई ने यान पर अपनी डेथ एनर्जी से अटैक कर दिया, जिसके चलते यान बुरी तरह से तड़पने लगा। वो फैंग खान से कहता है कि जल्दी से अवेकन हो जाओ। वहीं पर किंग शुई अपनी सोड को समन करते हुए कहने लगी कि फैंग खान अब तुम्हारे पास कोई कल्टीवेशन नहीं बचा, इसलिए तुम मेरे किसी काम के नहीं रहे, इसलिए आज मैं तुम्हें तुम्हारे अंतिम सफर पर रवाना कर दूंगी। और फिर किंग शुई ने फैंग खान पर हमले करना शुरू कर दिए, जिसे फैंग खान बेंड होते हुए काउंटर कर लेता है। बल यहाँ पर फैंग खान की समझ आ गया था कि किंग शुई लाइफलेस सोर्ड स्टाइल का इस्तेमाल कर रही, जो कि मेंग शाओबाई की सिग्नेचर मूव थी, यानी कि वो समझ गया कि वो मेंग शाओबाई के इल्यूजन में ट्रैप है। इसी दरमियान किंग शुई कई सारी फ्लाइंग सोर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक सिजिल बनाकर फैंग खान पर अटैक करने लगी। तो फैंग खान ने इस डेथ एनर्जी को खत्म करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज किया। दरअसल फैंग खान के पास वर्ड ट्री की लाइफ एनर्जी होने की वजह से वो डेथ एनर्जी का खात्मा कर सकता था। तो फैंग खान ने इसी लाइफ एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए सेवरिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसके चलते वहाँ पर कई सारे स्लैशेस रिलीज होने लगे। और फाइनली वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर मेंग शाओबाई का इल्यूजन ब्रेक हो गया। फैंग खान तो उसमें से आजाद होते साथ ही यान से पूछने लगा कि बताओ क्या इस बंदे ने तुम पर अटैक किया था। तो यान उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मेंग शाओबाई में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझे हर्ट कर सके। इधर मेंग शाओबाई ने फैंग खान को हराने के लिए अपनी एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। इसे किलिंग सोर्ड टेक्निक कहा जाता था। और अब उसकी हजारों तलवारें बारिश जैसे फैंग खान पर बरसने लगी। मगर तब तक फैंग खान ने अपनी डिमोनिक ब्लेड की पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि एक डाओ आर्टिफैक्ट है। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर बहुत ही खतरनाक ब्लड एनर्जी रिलीज होने लगी। साथ ही मेंग शाओबाई के सारे अटैक उसी एनर्जी पर हिट हो रहे थे। और अब शाओबाई अपनी मूव डिलीवर करने के बाद अपना रिजल्ट देखने के लिए बेकरार था। उसे उम्मीद है कि फैंग खान बुरी तरह से घायल हो चुका होगा, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि फैंग खान के नाइट किंग ने अपनी विंग्स की मदद से उन सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए फैंग खान को प्रोटेक्ट किया था। और अब इन दोनों ने एक साथ मिलकर शाओबाई पर अटैक करने शुरू कर दिए। मेंग शाओबाई तो जैसे तैसे इन दोनों के हमलों से खुद को बचा रहा था। और इसी दरमियान मेंग शाओबाई नाइट किंग को चकमा देते हुए फैंग खान पर स्नीक अटैक करने पहुंच गया। मगर उसी वक्त बेबी जिंग्युन का सन एंड मून ब्रेसलेट वहाँ पर अपीयर हो जाता है। वेल उस ब्रेसलेट के अंदर से एक एंटिटी ने बाहर आकर मेंग शाओबाई के अटैक को काउंटर कर लिया, जिससे वहाँ पर काफी जोरदार धमाका हो जाता है। साथ ही जिंग्युन भी फैंग खान के पास पहुंच गया था। वो कहता है बड़े भाई क्यों ना इस बार मुझे तुम अपनी मदद करने दो। तो फैंग खान भी उसे सरप्राइज होकर पूछने लगा कि आखिर ये बंदा है कौन जो तुम्हारी ब्रेसलेट से
हिरारा। तो जिंगयुन उसे बताता है कि ये मेरी सन एंड मून ब्रेसलेट का वेपन स्पिरिट है जो हमेशा मेरे साथ रहता। मैं इसे प्यार से जिंग बुलाता हूँ और तुम भी यही बुलाओ। और उतने में ही फैंग खान का नाइट किंग मिंग शाओबाई पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया, मगर शाओबाई अचानक से ही वहाँ से गायब हो जाता है। इनफैक्ट फैंग खान भी उसकी ऑरा को ट्रेस नहीं कर पा रहा था। तो अब उसे ढूंढने के लिए जिंग ने फटाफट से वहाँ पर स्टार फॉर्मेशन एरी को एक्टिवेट कर लिया। वो बताता है कि इस फॉर्मेशन में कोई भी चीज छुप नहीं सकती, वो बंदा जरूर से हमारे सामने आ जाएगा। और होता भी बिल्कुल वैसे ही। नाइट किंग को मिंग शाओबाई तुरंत ही नजर आ चुका था, इसलिए नाइट किंग ने दोबारा से शाओबाई पर हमला कर दिया, मगर शाओबाई उस पर अपनी सोर्ड स्टैब करते हुए उसे नीचे की तरफ पटक देता है। जिसके बाद वो फैंग खान से कहने लगा कि तुम्हारे पास एक नहीं बल्कि दो डाओ आर्टिफैक्ट है। सो अब इन डाओ आर्टिफैक्ट के होते हुए मैं तुम्हारे साथ फाइट करके अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता, इसीलिए आज के इस मुकाबले को यहीं पर एंड किया जाए। अब हमारा अगला मुकाबला होगा रिवर एंड माउंटेन कॉन्टेस्ट में, जहाँ पर मैं तुम्हें सबके सामने हरा दूंगा। इधर नाइट किंग दोबारा से मिंग शाओबाई के पीछे जाने वाला था, मगर फैंग खान ने उसे रोक लिया। वो उससे कहता है कि आज के मुकाबले में हम दोनों ने एक दूसरे की पावर को टेस्ट किया, और रही बात आज के जलीलियत की तो उसे टियानशिंग पिक पर सेटल किया जाएगा। जो सुनते साथ ही जिंग ने भी वहाँ के फॉर्मेशन को हटा दिया। साथ ही जिंगयुन फैंग खान से पूछ रहा था कि बताओ अब हमने आगे क्या करना चाहिए। तो फैंग खान उसे बताता है कि मैं सैवेज टेम्पल को विजिट करना चाहता हूँ, हो सकता है कि वहाँ से मुझे कोई खास ट्रेजर मिल जाए ताकि मैं अपनी टेक्निक को इम्प्रूव कर पाऊँ, मगर वहाँ जाने से पहले मुझे अपनी ताकत को बढ़ाना होगा और उसके लिए मुझे एक सेफ लोकेशन की भी जरूरत पड़ेगी। तो जिंगयुन उसे बताता है कि मेरे भाई तुम्हें बिल्कुल फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, हमारे स्टार सेक्ट ने इस ताइबाई सिटी में अपना एक टावर एस्टेब्लिश किया था। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि वहाँ पर मेरे अलावा कोई और तुम्हें डिस्टर्ब ही नहीं कर सकता, तो तुम बड़ी ही आराम से अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करो। जो सुनते साथ ही फैंग खान जिंगयुन का शुक्रिया अदा करने लगा, लेकिन जिंगयुन कह रहा था कि हम दोनों के दरमियान किसी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं, तुम मेरे बड़े भाई हो तो तुम्हारे लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। और अभी दोनों स्टार सेक्ट के उस टावर की तरफ रवाना हो गए। थोड़ी देर में ये लोग उस टावर के सामने पहुँच चुके थे। वेल इसे हाउसिंग टावर कहा जाता था। जिंगयुन बता रहा था कि इस टावर को एस्टेब्लिश करने के बाद हम हर महीने रॉयल फैमिली को इसका टैक्स भरते हैं, साथ ही हमें कई सारी पिल्स भी देनी पड़ती और वो सारी पिल्स रॉयल फैमिली ताई सेक्ट के हवाले कर देती। जिस पर फैंग खान बताने लगा कि इस ग्रेट जुआन कॉन्टिनेंट में ताई सेक्ट का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तो उनके होते हुए कोई भी दूसरा फैक्शन यहाँ पर अपना टावर एस्टेब्लिश नहीं कर सकता। अब तुम्हारा स्टार सेक्ट कई सारी पिल्स उन्हें दे रहा है, इसलिए ताई सेक्ट ने भी यहाँ पर टावर एस्टेब्लिशमेंट की परमिशन दे दी और अब ये दोनों भी हाउसिंग टावर के अंदर पहुँच गए। वेल टावर तो फैंग खान को काफी ज्यादा पसंद आया था। साथ ही जिंगयुन उसे बता रहा था कि ये टावर आउटर रेल्म के साथ कनेक्टेड है और इसी वजह से यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग स्टेलर एनर्जी पाई जाती, जो कि कल्टीवेशन के लिए फायदेमंद साबित होगी। सो अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी कल्टीवेशन करने की जरूरत पड़े तो तुम यहाँ पर आ सकते हो। हाउसिंग टावर का एक्सेस मैंने ऑलरेडी तुम्हें दे दिया है, तो कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। जिस पर फैंग खान कह रहा था मेरे भाई मैं हमेशा तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता, तुम तो पहले ही मेरी काफी सारी मदद कर चुके, इसीलिए अब अगली बार मुझे तुम्हारे एहसान चुकाने का मौका देना। और फैंग खान सीधे कल्टीवेशन डायस पर पहुंच गया। वहाँ पर उसे काफी स्ट्रॉन्ग स्टेलर एनर्जी महसूस हो रही थी। फैंग खान कह रहा था कि इस पावर का इस्तेमाल करके मैं पानो ग्रेट डिवाइन पावर को मास्टर कर सकता हूँ। और फैंग खान ने अपनी कल्टीवेशन को शुरू किया, लेकिन सबसे पहला वो यान से मिलना चाहता था, इसलिए वो फटाफट से डॉमेन ड्रैगन पिक्चर में पहुंच जाता है, जहाँ पर यान ब्रह्मा रेडियंस वेसल को रिफाइन कर रहा था। तो फैंग खान उससे कहने लगा कि मैंने ये ट्रेजर इसलिए खरीदा था ताकि तुम इसे निगल कर ढेर सारी यांगी सेंस को एब्जॉर्ब कर सको, मगर तुम तो बड़े ही धीरे से इसके सेंस को एब्जॉर्ब कर रहे हो। तो यान बताता है कि हाँ मैं भी इस वेसल को निगलना चाहता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इसे बड़े ही स्पेशल मटेरियल से बनाया गया है। सो अगर मैं इसे डायरेक्टली निगल लूँ तो सारा मटेरियल जाया हो जाएगा, इसीलिए फिलहाल मैं बस यांगी सेंस को ही एब्जॉर्ब कर रहा, ताकि बाद में हम उस बचे हुए मटेरियल का इस्तेमाल करके अपनी 5 प्रिजन किंग कोल्ड्रन को अपग्रेड कर सके। इस मटेरियल से हमारे कोल्ड्रन की पावर काफी ज्यादा बढ़कर वो एक डाओ आर्टिफैक्ट में तब्दील हो जाएगी। जो सुनकर फैंग खान भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया। वो कहता है कि ये ब्रह्मा रेडियंस वेसल तो वाकई कमाल की निकली, मगर चाहे कोई ट्रेजर कितना ही ज्यादा
पावरफुल क्यों ना हो, वो हमारी डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर का मुकाबला नहीं कर सकता। जो सुनते साथ ही यान तो काफी ज्यादा खुश हो गया क्योंकि फैंगहान ने उसकी तारीफ की थी। फैंगहान उससे कह रहा था कि इस प्योर यांग एसेंस को एब्जॉर्ब करने के बाद तुम एक रेल्म से ब्रेक थ्रू कर लोगे, फिर तो उन 3 चोरों से निपटना हमारे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। जिस पर यान कह रहा था कि हाँ बिल्कुल, ब्रेक थ्रू करने के बाद मैं उन 3 नमूनों के साथ फाइट करूंगा। सच बताओ तो मैं उन तीनों का वार्म अप के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ। और इतना कहते साथ ही यान ने अपनी एक स्पेशल टेक्निक को एक्टिवेट किया जिसे 9 रोटेशन ऑफ द यमा किंग कहा जाता था। इस टेक्निक की मदद से यान आसानी के साथ उस यांग एसेंस को एब्जॉर्ब कर पाएगा। जो देख फैंगहान उससे कहने लगा कि तुम अपने यांग एसेंस पर फोकस करो और तब तक मैं जाकर अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करता हूँ। सब फैंगहान ने भी फटाफट से अपनी कल्टीवेशन करना शुरू कर दी। यहाँ पर वो 5 एलिमेंट्स को टेम्पर कर रहा था जो कि यहाँ मौजूद स्टेलर एनर्जी की वजह से काफी ज्यादा आसान हो गया। फैंगहान की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी जिसे देखकर ही जिंगयुन के तो होश ही उड़ गए और अब वो 5 एलिमेंट की सारी पावर फैंगहान के आसपास गैदर हो गई और तभी उसकी बॉडी से एनर्जी का एक बहुत जबरदस्त फ्लो रिलीज होने लगा। वेल यहाँ पर फैंगहान ने माइनर 5 एलिमेंट साइकिल को क्रिएट किया था। दरअसल ये उसकी 5 एम्परर ग्रेट डिमोनिक आर्ट की पहली स्टेज थी। फैंगहान तो यहाँ पहुँचते साथ ही काफी ज्यादा खुश हो गया। दरअसल इस ग्रेट डिमोनिक आर्ट को मास्टर करना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम माना जाता है, लेकिन फैंगहान जैसे तैसे उसकी पहली लेवल पर पहुँच गया। इनफैक्ट जिंगयुन भी फैंगहान की इस कामयाबी से काफी ज्यादा खुश था। तो फैंगहान उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा कि तुम्हारी मदद के बिना ये पॉसिबल नहीं हो सकता था। तुमने मुझे हाउसिंग टावर की स्टेलर एनर्जी को यूज करने की परमिशन दी। इस एनर्जी के अलावा ये काम काफी ज्यादा मुश्किल था और अब फैंगहान ने उन 5 एलिमेंट को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर लिया। उसके ऐसा करते साथ ही उसकी पीठ पर एक व्हील अपीयर होकर उसमें से ड्रैगन यान बाहर आ गया और इस बार यान का लुक पूरी तरह से चेंज हो चुका है। यान भी खुश होकर फैंगहान को बता रहा था कि फाइनली इतने टाइम बाद मैंने अपनी पावर को थोड़ा बहुत रिगेन कर लिया। यान तो एक जगह पर रुकने के लिए ही तैयार नहीं था, वो तो खुशी के मारे इधर उधर लहराने लगा। जो देख फैंगहान बता रहा था कि शायद मेरे दोस्त ने ब्रह्मा रेडियंस वेसल को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया और अब तो उसकी पावर काफी हद तक बढ़ गई होगी। उतने में ही जिंगयुन बताने लगा कि शायद यान किसी को समन करने की कोशिश कर रहा है। तब तक नाइट किंग और जिंग भी स्टोरेज बैग से बाहर आ जाते हैं। जिंग कह रहा था कि यहाँ पर मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एनर्जी महसूस हो रही है। अगर ये कोई डिमोनिक एंटिटी होगी तो मैं जरूर से उसका मुकाबला करूंगा ताकि मैं भी अपनी स्किल्स को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकूं। जिस पर नाइट किंग कह रहा था हाँ मैं भी उस डिमोनिक एनर्जी का मुकाबला करना चाहता हूँ। सो ये सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे ये देखने के लिए कि यान अब यहाँ पर किसे समन करेगा और अब यान ने वहाँ पर द गेट ऑफ हेल को समन कर लिया जो कि दिखने में काफी ज्यादा भयानक था। यान कह रहा था कि फाइनली मैं इस दरवाजे को ओपन कर पाया। वेल इस गेट ऑफ हेल को देखकर जिंगयुन भी काफी ज्यादा हैरान था। वो यान से पूछ रहा था कि आखिर ये क्या चीज है। मुझे ऐसा लग रहा कि इसके अंदर बहुत ही खतरनाक एंटिटी कैद है। इसमें से तो बहुत ही खतरनाक डिमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही है, ऐसी एनर्जी जो सब कुछ तबाह कर दे। तो यान जोर जोर से हंसते हुए बताने लगा कि ये एक ट्रेजर भी है और साथ ही साथ एक डिवाइन एबिलिटी भी। अगर इसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये डिवाइन एबिलिटी किसी को भी हरा सकती। एंशिएंट टाइम्स में द ग्रेट हुआंगचुआन एम्परर ने इस गेट को डिजाइन किया था और इस गेट ऑफ हेल को बनाने के लिए उन्हें काफी सारी मेहनत करनी पड़ी। सबसे पहला तो उन्होंने हेवनली डीमन क्लैन के 36 ग्रैंड एल्डर्स को सैक्रिफाइस किया और हाँ उनके लिए तुम्हें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं, वो सबके सब काफी ज्यादा ईवल थे। उनके सैक्रिफाइस की वजह से 9 एबिस की बहुत ही पावरफुल डिमोनिक एनर्जी गैदर हुई थी और उसके बाद हुआंगचुआन एम्परर ने हजारों लाखों मॉर्टल की सफरिंग के एसेंस को भी कलेक्ट कर लिया। इन दोनों चीजों को मिलाकर काफी सारी मेहनत करने के बाद फाइनली द गेट ऑफ हेल क्रिएट हुआ। इसमें इतनी बेशुमार ताकत है कि कोई भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। मेरे फर्स्ट मास्टर हुआंगचुआन द ग्रेट काफी ज्यादा स्पेशल थे। उन्होंने वो कारनामे कर दिखाए जो कोई और कर नहीं सकता। अगर तुम लोग मुझे देख पा रहे हो तो ये भी उन्हीं की बदौलत है। उन्होंने ही डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर को क्रिएट किया था ताकि वो खुद रीइंकार्नेशन की पावर को हासिल कर सके। मगर बड़े अफसोस की बात है कि उनका इस सपना आज तक पूरा नहीं हो पाया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि फैंगहान उनके ड्रीम्स को फुलफिल करेगा। खैर मैंने सुना था तुम दोनों गेट ऑफ हेल का मुकाबला करना चाहते हो, तो फिर आओ मेरा मुकाबला करो, देखते हैं तुम में कितनी एबिलिटीज हैं। जो सुनते साथ ही जिंग और नाइट किंग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। वो भी यान की इस गेट ऑफ हेल की पावर को चेक करना चाहते थे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।